जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, अचानक से आप जॉब छोड़कर यूपीएससी का तैयारी करने लगे। जिस समय आप तैयारी करने लगे, क्या कुछ मन में चल रहा था कि वहाँ छोड़ के कभी ऐसा लगता था कि छोड़ दिए बेकार में या फिर इस तरह का माइंड में कभी घूमता था? सबसे ज़्यादा यूपीएससी में टफ क्या हो जाता है? आपने जिस तरीके से 4-5 साल तैयारी की, इसमें अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट करने की बात हुई, तो सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? जिस तरीके से यूपीएससी की होती है, आम लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अहम होता है जिसको लेकर कि आगे बढ़ते रहना चाहिए और किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि जो सफलता जो हाथ लगे? तो उस समय पिताजी ने कहा था कि सिपहसालार भी गिरते हैं, स स सेनापति भी गिरते हैं। आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। तो जो पंक्तियाँ हैं हमेशा अपने बड़ों की, वो हमेशा आपको पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा सहायता देती हैं। कि जैसे टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिस की, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो एक अच्छा खासा नौकरी छोड़कर अच्छी खासी रकम शायद उसमें मिलती है और उसके बाद यूपीएससी का तैयारी जब आप सोचे तो घर का क्या रिएक्शन था? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में आपके साथ आशुतोष आनंद। हमने पहले दिखाया था कि गोड्डा के लाल जिन्होंने कि गोड्डा का नाम रोशन किया है, आलोक जी आज मेरे साथ हैं। इन्होंने यूपीएससी निकाला है और हमारे ख्याल से हमने जब से होश संभाला है पहली बार गोड्डा में किसी को यूपीएससी निकालते देखा है और किन्हीं से हम मिल रहे हैं। तो आलोक जी से आज सीधा बात करेंगे कि यूपीएससी निकालना कितना हार्ड रहा और इसके पीछे क्या राज रहा। तो आलोक जी सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ का आप पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। गोड्डा ज़िला का जो है आपने नाम रोशन किया और हाल के दिनों में देखें तो जहाँ भी फेसबुक में आप स्क्रॉल करेंगे तो आलोक ही आलोक, आनंद ही आनंद जो है वो दिख रहा है, क्या कहिएगा? मुझे इस पर बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग मेरी सफलता पर बात कर रहे हैं। यूपीएससी नाम सुनते ही जो है लोगों का जो है रूह काँप उठता है तैयारी को लेकर और आपने ऐसे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया और निकाल लिया और आज गोड्डा ज़िला का नाम रोशन हो रहा है। कितना कठिन रहा यूपीएससी निकालना? अ, मेरा मानना है यूपीएससी तो सबसे कठिन परीक्षा है ही भारत में। और चूंकि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट यूपीएससी इज़ द फोर्थ हार्डेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो कठिन तो रहता ही है, लेकिन जब मन में आप एक कुछ दृढ़ संकल्प लेते हैं तो कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम भी हो जाती हैं। एक सवाल ये भी आता है कि जो यूपीएससी निकालते हैं वो दिन रात रूम में बंद रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ये थोड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, यह बात ज़रूर है कि वो लगातार पढ़ते हैं बस। पढ़ते हैं, लेकिन सारा काम करते हुए पढ़ते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सारा काम करते हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा यूपीएससी आपका बचपन से सपना था या फिर अचानक से कैसे मूव ऑन कर गए यूपीएससी? जी, हम लोग बिहार झारखंड से आते हैं। बचपन से ही पूछा जाता है डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे? तो कलेक्टर तो हमेशा ही दिमाग में रहता ही है। लेकिन जब मैं कार्य कर रहा था हाई सीज़ पर, मतलब समंदर में काम करता था, तो उस समय जब अपने जहाज़ पर मैं जनरली अकेला होता था, क्योंकि वहाँ सेक्लूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता था कि जब भी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, तो मैं क्या लेकर जाता हूँ? तो और बार-बार जाता हूँ और फिर आ जाता हूँ। तो शायद ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझे वापस ना आना पड़े और कुछ मैं अपनी मातृभूमि को वापस भी दे सकूँ। तो सिविल सर्विसेज़ मुझे वो एक चमकता हुआ सितारा नज़र आया जिस पे मैं आकर्षित हुआ। पहली बार जो एक अच्छा खासा नौकरी छोड़कर अच्छी खासी रकम शायद उसमें मिलती है और उसके बाद यूपीएससी का तैयारी जब आप सोचे तो घर का क्या रिएक्शन था? घर में पापा, मम्मी सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव थे और सबने निर्णय का स्वागत किया। लेकिन साथ में ये भी हिदायत दी कि जो है मतलब अपने गोल से भटकना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। तो अंततः मतलब जो है सबका साथ मिला, जिसके कारण जो है यह जर्नी मुख्यतः सफलतापूर्वक अंततोगत्वा समाप्त हुई। देखिए, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, अचानक से आप जॉब छोड़कर यूपीएससी का तैयारी करने लगे। जिस समय आप तैयारी करने लगे, क्या कुछ मन में चल रहा था कि वहाँ छोड़ के कभी ऐसा लगता था कि छोड़ दिए बेकार में या फिर इस तरह का माइंड में कभी घूमता था क्या? जब जैसे ही हमेशा असफलता का से मुझे 2-4 होना पड़ता था, तो बार-बार
मैं गिरता था, बार-बार मैं उठने की कोशिश करता था और मुझे याद आता था कि मतलब क्यों मैंने छोड़ा है। तो कुछ पंक्तियाँ मुझे हमेशा याद रहती थीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, 2 अनुभूतियाँ। उसमें वो शुरू में बताते हैं कि कैसे मैं हार जाता हूँ और फिर कैसे मैं उठता हूँ। तो गीत नया गाता हूँ करके एक नया आता है। पहले कहते हैं गीत नहीं गाता हूँ, फिर जब नहीं मतलब पूरी निराशा भरे माहौल से वो कहते हैं गीत नया गाता हूँ। और उसमें आखिरी की जो 2 पंक्ति है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है कि जैसे टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो मुझे लगता था कि मतलब कई बार सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता से 2-4 होना पड़े, लेकिन आप उसको मिटाइए और फिर आगे बढ़िए। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की ये जो पंक्तियाँ हैं, ये आपके काम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कभी जब आप हार मान जाते थे, तो पापा को फ़ोन करते होंगे या मम्मी को फ़ोन करते, तो पापा-मम्मी से क्या कुछ फीडबैक मिलता था आपको? पापा-मम्मी से बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही इंस्पिरेशनल फीडबैक मिलता था। मुझे याद है कि 2017 का पहला मतलब मेंस था, जहाँ पर मैं असफल हुआ था। तो उस समय पिताजी ने कहा था कि सिपहसालार भी गिरते हैं, स स सेनापति भी गिरते हैं। आपको उठना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। तो जो पंक्तियाँ हैं हमेशा अपने बड़ों की, वो हमेशा आपको पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा सहायता देती हैं। तो ये बात सच है कि सब चट्टान की तरह, अट्टालिकाओं की तरह खड़े रहें। देखिए, आलोक जी हैं, पिताजी की बात को याद कर आज भावुक हो गए हैं और भावुक होने वाला क्षण भी है क्योंकि इन्होंने यूपीएससी निकाला है। यूपीएससी कितना टफ एग्ज़ाम है, हम सभी कोई जानते हैं और उस पद पर टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें हमें सुनने को आया है कि आपकी शादी भी हो गई, आप पिछले दिनों आपने बात भी की थी। आप जब जॉब में थे तब शादी लगी थी या फिर तैयारी कर रहे थे तब शादी लगी थी? यह वाक़या बहुत ही नया है अभी। मैंने रिसेंटली बीपीएससी में परीक्षा पास की थी 66वीं की, उसके पहले 64वीं की। 64वीं में मुझे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। हालाँकि मैंने 1 साल का एक्सटेंशन लेकर पढ़ाई जारी रखी थी यूपीएससी के लिए। फिर 66वीं में मैंने पास किया और उस बार मुझे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मिला। तो इसी दौरान मेरी शादी तय हुई और शादी होनी भी थी, लेकिन जो है कहते हैं यूपीएससी देवी का बुलावा आया और कि आपका अभी कुछ तो भाग बाकी है, आप आइए और साक्षात्कार दीजिए। तो साक्षात्कार के कारण वह थोड़ी देर के लिए टल गया है और अब उस चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे ज़रूर। धर्मपत्नी का कहते हैं कि साथ बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल तो वो धर्मपत्नी है ही नहीं लेकिन धर्मपत्नी एक तरह से हो भी गई हैं, तो उनका कितना साथ मिला? बहुत ज़्यादा साथ मिला, मतलब मानसिक तौर पे मैं हमेशा कहूँगा कि मतलब मेरे जितने भी लोग आस-पास हैं, मैं उन सबको सकारात्मक रूप से देखता हूँ और उनको तो मैं विशेष रूप से देखता हूँ। तो यह बहुत ही अच्छा है कि लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ख़ास करके बुरे समय पर सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। जब आपका असफलताओं का दौर चले, सफलताओं में तो मुझे लगता है कि सब सपोर्ट करते ही हैं। सबसे बड़ा अहम कड़ी जो होता है पूरे परिवार में वो माँ का होता है। माँ जो है वो आपको किस तरीके से देखती थी और माँ के प्रति कितना लगाव था और कितना मोटिवेशन मिलता था माँ से? माँ से तो मुझे हमेशा ही मोटिवेशन मिला है। माँ माँ की तो मतलब हर बात ही निराली होती है। जैसे कि हम लोग कभी भी जाते हैं 4 बजे सुबह हो या रात के 2 बजे, 3 बजे, क्योंकि आप जानते हैं जसीडीह, भागलपुर ये सब बहुत दूर है हमारे यहाँ से। अभी गोड्डा में ट्रेन आई है। तो क्या होता है कि रात बहुत बीत जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ से मतलब खाना लेके नहीं गए। मम्मी रात में 3 बजे खाना बनाती है, 4 बजे बनाती है। तो माँ का तो जो सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतर रहा है। अब पढ़ाई जिस तरीके से यूपीएससी की होती है, आम लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अहम होता है जिसको लेकर कि आगे बढ़ते रहना चाहिए और किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि जो सफलता जो हाथ लगे? अ, सफलता के लिए तो एक ही मूल मंत्र है जो मुझे लगता है, वह है आत्मविश्वास। आपको यदि आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं और मुझे उसमें लगता है कि जो मेहनत होता है वो सबसे पहली कड़ी होती है और फिर बाकी सारी कड़ियाँ धीरे-धीरे जुड़ती चली जाती हैं। कई लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए जाते हैं और बहुत जल्द निराश होकर वापस चले आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अ, मैं
उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। लगभग 6 साल मैंने अपने यूपीएससी को दिए हैं। बीच में हालाँकि मैं एक बार बहुत छोटे समय के लिए जहाज़ पे गया था। पिछले 4 साढ़े 4 सालों से लगातार मैं ये कार्य कर रहा हूँ, प्रयास दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको अपनी वो कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। आपने वो जिस शिद्दत से उस चीज़ की तैयारी शुरू की थी, जैसे शिव मंगल सुमन जी की एक पंक्ति है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हार मानने की ज़रूरत है लोगों को। सबसे ज़्यादा यूपीएससी में टफ क्या हो जाता है? आपने जिस तरीके से 4-5 साल तैयारी की, इसमें अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट करने की बात हुई, तो सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा टफ ये लगता है कि क्या ना पढ़ें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद नहीं बात होती है कई बार। क्या ना पढ़ें मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अवेलेबल होता है कि हमें लगता है कि ये भी पढ़ लें, कुछ और कोई सीनियर बोल के चला जाता है, कोई भैया बोल के चले जाते हैं, कोई टॉपर कुछ बोल के चला जाता है। तो लगता है कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और बात मानिए मतलब उस क्रम में जो है हम अपनी दिशा से बहुत ही दिशाविहीन हो जाते हैं और पता नहीं लगता है कब साल 2 साल गुज़र गया, फिर लगता है वो ये तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यह डिसाइड करना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो नहीं, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप यूट्यूब उठा के देखेंगे, तो लाइन से आपको मतलब रेफ़रेंस बुक्स और मटेरियल की भरमार मिलेगी, लेकिन आपको वही पढ़ना है, बस कुछ पढ़ना है कुछ, तो बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन-सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया है? सबसे ज़्यादा परेशान तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीएस का पेपर 3 है, जिसमें मैंने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि चूँकि उसमें मुझे थोड़ी समस्या आती है, तो वह अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा-सा जो वीकनेस हमेशा से थोड़ा रहा है उसका। बनना, लेकिन आईएएस बनने के बाद ज़िम्मेवारी बहुत हो जाती है। लोग जो इसको कई तरीके से देखते हैं, एक बहुत अच्छे व्यू से देखते हैं। दूसरा एक जो प्रश्न होता है, वो आप समझ सकते हैं कि करप्शन को लेकर जो है आईएएस, आईपीएस पे बहुत उँगली उठता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, बिल्कुल। मेरी इसमें सीधी-सीधी राय है कि जो चीज़ आप दूसरों के लिए पसंद नहीं करते हैं, वो आप खुद पसंद नहीं करना चाहिए। और हमें एथिक्स का एक पेपर होता है यूपीएससी में, उसमें सीधी-सीधी ये बात सिखाई भी जाती है हम लोगों को कि करप्शन एक बुरी चीज़ है, और उसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली भी जानते हैं। हालाँकि ह्यूमन इमोशंस के कारण बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा पूरा मानना है कि यदि करप्शन है तो ईमानदारी भी उधर बहुत ज़्यादा भर के है, क्योंकि ईमानदार ऑफ़िसर से ही यह देश चल रहा है। करप्ट ऑफ़िसर से यह देश नहीं चलता है, ईमानदारों से चलता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक ईमानदार ऑफ़िसर बनकर इस देश की सेवा में अपना योगदान दूँगा। अच्छा, इतने दिन समय आपका हो गया है, कई तरह के ऑफिसर से आपको मुलाकात हुई होगी, कई पेपर्स बनवाने के लिए गए होंगे। कभी आपने किसी को ₹2 या फिर इस तरीके का मौका आपको कभी मिला जब आपको खुद किसी को कुछ पैसे देना पड़ा हो और आपको अखड़ हो? जी, ऐसा मुख्यतया तो नहीं हुआ, मतलब मुझे पर्सनली, लेकिन मैंने कई बार सुना है ऐसा, और मेरे दोस्तों के साथ और मेरे अपने परिजनों के साथ भी ऐसा कई बार होता है। तो क्या आप जब आईएएस बन जाएँगे तो क्या ये चीज़ जो है आपके दिमाग में रहेगा? जी, बिल्कुल। जिन चीज़ों को मैंने खुद देखा है, परखा है, जाना है, वह चीज़ें तो मेरे हृदय के बहुत ही करीब हैं, और मैं उन चीज़ों पर ख़ास करके अमल करने की कोशिश करूँगा। अभी आप आगे क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ़ को लेकर? जी, सबसे पहला तो मेरा लक्ष्य अभी यही है कि अच्छे से ट्रेनिंग मैं हासिल करूँ, और उसके बाद जहाँ भी जो भी कैडर मिलता है मुझे, तो वहाँ पर अपनी बहुत तन मन से मैं अपनी सेवा समर्पित करूँ मैं। आपको याद रखेंगे कि हम गोड्डा को याद ना रखना मेरे बूते में नहीं है। तो गोड्डा तो मेरे खून में है, मेरे रग में है, मेरे हृदय में है, और ये जो धरती है ये बहुत ही पावन है, पवित्र है। और मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे इंटरव्यू में भी कई बार एक पूछा गया कि आप बिहार और झारखंड तो बहुत ही गरीब क्षेत्र होते हैं, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं वापस? तो मैं हमेशा इसका एक ही जवाब देता हूँ कि इसका कोई और कारण नहीं है। इसका बस एक ही कारण है कि वह बिहार झारखंड है। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं है। तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो मैं इससे तो कभी नहीं भूल सकता। कई बार हम लोगों को सुनने को मिलता है कि यूपीएससी
यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है वो काफ़ी टफ होता है। लोग कहते हैं कि सीढ़ी में चढ़ के आए हो, कितना क्या काउंटिंग पता है, माथे में कितना बाल है, क्या उसका गिनती पता, तो इस तरह की जो है बातें वो चलती रहती है। क्या कुछ होता है? जी, मुख्यतया ऐसा नहीं होता है। ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं मिथ है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। और यदि शायद किसी एक कैंडिडेट से कभी पूछ भी लिया गया हो, मान लिया जाए, तो वह शायद ही एक, मतलब आप ये समझिए, एक आउट ऑफ 1000 होंगे, 1 आउट ऑफ 1000, और वो भी किसी मजाक के लहजे में पूछा गया होगा, और उसका इंटरव्यू के किसी भी दृष्टिकोण से कोई उसका औचित्य नहीं होता है। मुख्य इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा टफ होता है कंपोज रहना। कि आप जब आपसे बड़े और आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लोग आपके सामने बैठे हों, और लगभग 150 सालों का अनुभव आपके सामने हो, और आपकी उम्र महज 30 साल भी ना हो, 30-35 की उम्र के आप हों, तो उस 150 साल के अनुभव से जब आपका साक्षात्कार हो रहा हो, एक दूसरे के सामने हो आप, तो आप कैसे अपने आत्मविश्वास को और अपने कंपोजर को बनाकर रखते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हमारे साथ आलोक जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने यूपीएससी निकाला। तो गोड्डा का नाम तो ये रोशन कर ही रहे हैं, साथ में अपने माता पिता का भी जो है नाम रोशन कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आलोक जी जब ट्रेनिंग करके आएँ और फिर जॉब में जाएँ तो गोड्डा का नाम रोशन करें और एक अच्छे और सच्चे ईमानदार अफसर बनकर देश में अपना नाम रोशन करें। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।